अगर आपको भी मेरी तरह किसी ने सजेस्ट किया था कि आप द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी को जाके देखें बिकॉज ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप इस मूवी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। पूरी मूवी में एक्चुअली क्या हुआ है और क्या मेन मेन पॉइंट्स है, ये सारे मैं आपको बता देता हूँ। पूरी मूवी की कहानी इन 10 मिनट्स में मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो गाइस, फिल्म की स्टार्टिंग होती है क्रिस गार्डनर और उसकी फैमिली से। क्रिस गार्डनर जो कि हमारी मूवी का मेन हीरो है, और क्योंकि क्रिस इस मूवी का मेन हीरो है तो हर हीरो की तरह ही क्रिस को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो वो क्या करता है कि एक फ्लैट को रेंट पे लेता है। इसके पास खुद का घर तो था नहीं, एक फ्लैट को रेंट करता है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। और इसके पास जो भी पैसा होता है, जितना भी मनी इसके पास होता है, उससे ये एक मशीन का स्टॉक बाय कर लेता है। और वो मशीन होती है कुछ एक्सरे मशीन टाइप। उसका जो कॉस्ट था वो एक्सरे मशीन से डबल था। तो क्रिस को लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आगे क्रिस इसी मशीन को बेच के अपनी कोई कंपनी बनाएगा या फिर इसी से अपना जीवन यापन करेगा। बट ये रियलाइज होते हुए क्रिस को ज्यादा टाइम नहीं लगता कि क्रिस ने इस बार एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अपना सारा पैसा, अपना धन उस मशीन में लगा के, क्योंकि क्रिस काफी मेहनत कर रहा था, क्रिस काफी हार्ड वर्किंग था। वो डेली हॉस्पिटल्स विजिट करता था, डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट करता था, काफी कोशिशें करता था। उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी अच्छी थी, उसका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा था। बट इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी वो एक भी मशीन बेच नहीं पा रहा था। अब 3 से 4 महीने हो चुके थे, बिल्स काफी ड्यू हो गए थे, फ्लैट का रेंट ड्यू था, और क्रिस की वाइफ काफी कोशिश कर रही थी सब चीजें मैनेज करने की। 4 शिफ्ट वो कर रही थी ताकि सब कुछ मैनेज हो पाए, सारे टैक्सेस टाइम से पे हो पाए, एटलीस्ट जो ग्रोसरीज हैं वो मैनेज हो जाए, जो फ्लैट का रेंट है वो टाइम पे हो जाए। तो ऐसा नहीं था कि क्रिस की वाइफ को अपने बेटे और क्रिस से प्यार नहीं था, बट कहते हैं ना, प्यार से जिंदगी नहीं चलती। तो कुछ ऐसा ही हुआ क्रिस के साथ। क्रिस की वाइफ ने उसको छोड़ने का फैसला कर लिया क्योंकि वो अब तंग आ चुकी थी। वो 4 शिफ्ट कर रही थी बट तब भी सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था। और क्रिस की नाकामी को देखते हुए उसको लग रहा था कि क्रिस कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्रिस जो मशीन्स बेचता था वो डॉक्टर्स को या फिर हॉस्पिटल्स को बेचता था, और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना उस टाइम पे काफ़ी हार्ड होता था क्योंकि डॉक्टर लोग ना बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। तो जब ये डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता था तो डॉक्टर इसको बोलते थे कि बी हेयर इन 10 मिनट्स, बी राइट हेयर इन 20 मिनट्स। तो कुछ ऐसे वो क्रिस को टाइम देते थे कि मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, आप आओ मुझसे मिल लो, अपना प्रोडक्ट शो करो, और अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम खरीद लेंगे। तो इससे क्या होता था कि क्रिस को मजबूरन, ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के करता था और वो डिसिप्लिन नहीं था, बट उसको मजबूरन अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क करके जाना पड़ता था क्योंकि वो ऑलवेज बहुत ही ज़्यादा जल्दी में रहता था। और इससे क्या हुआ कि पार्किंग टिकट्स का काफ़ी बोझ हो गया। अब क्रिस के पास पैसे तो थे नहीं कि वो पे कर पाए। तो इससे क्या होता है, जो टोइंग वाले होते हैं वो क्रिस की गाड़ी उठा के ले जाते हैं जस्ट बिकॉज वो पार्किंग टिकट्स पे नहीं कर पाता। इनका जो लैंडलॉर्ड होता है वो इनको बार बार आके बोलता है कि भाई कैसे भी करके रेंट पे करो, प्लीज़ पे माई रेंट। और ये कैसे भी करके उन्हें टहला देता है। क्रिस के अंदर ये जो स्किल्स होती है, परसिस्टेंस काफ़ी था इसके अंदर, काफ़ी अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स भी थी। तो ये ऑलवेज उनको यही बोलता है कि जैसे मेरे पास पैसे आते हैं मैं आपका रेंट पे कर दूंगा। बट जो लैंडलॉर्ड होता है वो इनको बोलता है कि भाई आपको ये रूम खाली करना पड़ेगा बिकॉज मुझे रूम में पेंट करवाना है। तो क्रिस बोलता है आप फिक्र ना करें, जो पेंट है वो मैं खुद कर लूंगा। क्रिस जब पेंट कर रहा होता है तो पुलिस उसके गेट पे आ जाती है और पुलिस क्रिस को उठा के ले जाती है। अच्छा, एक दिन क्या होता है कि क्रिस ना कुछ स्टॉक ब्रोकर्स को देख रहा होता है, और जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनकी तो दोपहर में छुट्टी हो जाती है। तो काफ़ी हैप्पी स्टॉक ब्रोकर्स उसको लगते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना उसको इसी फील्ड में नौकरी मिल जाए। तो वो काफ़ी टाइम तक स्टॉक ब्रोकर्स को पकड़कर उन्हें चेस करता है, काफ़ी कोशिशें करता है उनसे बात करने की ताकि कोई अपॉइंटमेंट या नौकरी मिल पाए। पर उसको बहुत मुश्किल से ही एक ऐसा मौका मिलता है। तो क्रिस क्या करता है, एक नॉन जब उसे टैक्सी में दिखता है तो उसको बोलता है कि क्या मैं आपके साथ टैक्सी शेयर कर सकता हूँ। तो वो जो स्टॉक ब्रोकर होता है वो बोलता है ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। और वो स्टॉक ब्रोकर उसके साथ बैठ के चला जाता है और उसका फेयर होता है अराउंड 1900 रुपीज़। और स्टॉक ब्रोकर तो अपने डेस्टिनेशन पर उतर जाता है पर क्रिस बैठा रह जाता है। अब क्रिस के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि भाई वो रेंट पे करे,
और क्रिस अपनी सेल्स वाली मशीन हाथ में लिए हुए, एक्सरे मशीन हाथ में लिए हुए गाड़ी में बैठा होता है, सोच रहा होता है कि यार अब क्या करूं। तो जैसे तैसे करके वो उस गाड़ी से भागता है, उस गाड़ी से निकल के भागता है विदाउट रेंट पे करे। तो एक ऐसा दिन क्रिस की लाइफ में आ जाता है कि उसके पास टैक्सी का रेंट पे करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। बट इन्हीं सब कोशिशों की वजह से क्या होता है कि वो जो स्टॉक ब्रोकर होता है वो क्रिस का इंटरव्यू अलाइन करवा देता है। अब जिस दिन क्रिस का इंटरव्यू अलाइन होता है, ये वही दिन था जब उसको पुलिस उठा के ले जाती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि पुलिस उसे उसके अनपेड पार्किंग बिल्स की वजह से उठा के ले गई थी, और पुलिस उसे एग्जैक्ट उसी टाइम छोड़ती है जब उसका इंटरव्यू अलाइन होता है। तो वो भागते भागते कैसे भी करके इंटरव्यू तक पहुंचता है। उसके मुंह पे पेंट लगा होता है, उसकी शर्ट थोड़ी सी फटी होती है, बट इन सब हालातों में भी वो कैसे भी करके पहुंच जाता है इंटरव्यू लोकेशन पे। और उसके बाद जो इंटरव्यूअर होता है वो उससे पूछता है कि भाई अगर तू इंटरव्यूअर होता और तू किसी ऐसे बंदे को सेलेक्ट करता तो उसके पीछे का क्या रीज़न होता। कि मतलब एक ऐसा बंदा इंटरव्यू देने आया है जिसने ना ढंग से कपड़े पहने हैं, मुंह पे पेंट लग रहा है, अगर तू इंटरव्यूअर होता और तू किसी ऐसे बंदे को सेलेक्ट करता तो इसके पीछे का क्या रीज़न होता। तो क्रिस इसका बहुत ब्यूटीफुली एक जवाब देता है। What would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him. What would you say? He must have had on some really nice pants. क्रिस इंटरव्यू में सेलेक्ट तो हो जाता है, बट मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि क्रिस को अभी तक ये पता नहीं था ये जो इंटरव्यू वो दे रहा है वो एक अनपेड इंटर्नशिप का है। 6 महीने तक उसे अनपेड काम करना पड़ेगा, उसका कोई पैसा उसे नहीं मिलेगा, और वो एक कंपनी के लिए काम करेगा, और जिस कंपनी के लिए वो काम करेगा उसको उसे क्लाइंट्स ढूंढ के देने हैं, और जो भी अर्निंग होगी वो कंपनी रखेगी। और एक और प्रॉब्लम जो इस इंटर्नशिप की थी कि 6 महीने के इंटर्नशिप के बाद 20 लोग इस इंटर्नशिप को करेंगे और उसमें से सिर्फ एक ही बंदा सेलेक्ट होगा। जो सोच रहा था कि जंग जीती जा चुकी है, एक बार फिर निराश हो जाता है ये सोच के कि 6 महीने का अनपेड इंटर्नशिप, और वो सोचता है कि वो इसे करे या ना करे। बट ये सब जब वो अपनी वाइफ से आके डिस्कस करता है तो पहले ही उसकी वाइफ उससे काफ़ी ज़्यादा निराश थी उसकी नाकामियों से, वो और निराश हो जाती है और वो क्रिस को बोलती है, क्रिस यू आर मूविंग बैकवर्ड्स फ्रॉम सेल्समैन टू नाउ एन इंटर्न। और ये सब होने के बाद ये वो मोमेंट था जब उसकी वाइफ फाइनली डिसाइड कर लेती कि यार अब तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, एक टाइम इनकी लाइफ में ऐसा भी आता है कि क्रिस का जो बेटा होता है वो अपने पापा से यानी क्रिस से एक क्वेश्चन करता है कि क्या मॉम मेरी वजह से मुझे छोड़ के गई है। तो क्रिस इसका बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर करता है कि योर मॉम लेफ्ट बिकॉज ऑफ मॉम। वो तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं, खुद की वजह से छोड़ के गई है, बिकॉज शी वॉज नॉट स्ट्रांग। बट क्योंकि क्रिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था अपने फ्यूचर में आगे जाने के लिए, तो क्रिस इस इंटर्नशिप को ट्राई करने की सोचता है और अपना बेस्ट देता है इस इंटर्नशिप में। आधा टाइम वो इंटर्नशिप करता है, आधा टाइम वो अपनी सेल्स करता है, और कैसे भी करके, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, उसको जो भी मशीनें उसने खरीदी थी वो कैसे भी करके बेचना ही थी, क्योंकि उसकी वाइफ उसको पहले ही छोड़ के जा चुकी थी और उसको अपने बेटे की भी टेक केयर करनी थी। सो इवेंचुअली वो सारी मशीनें बेच डालता है, बट उसका लक इतना भी अच्छा नहीं था। होता यह है कि जो पैसे वो सारी मशीनें बेच के कलेक्ट करता है, दैट इज अराउंड $600, वो सारे पैसे अनपेड टैक्सेस में कट हो जाते हैं, जिसका क्रिस को 1% भी आइडिया नहीं था। और द वेरी नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन ही उनका जो मकान मालिक होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, वो क्रिस का सामान बाहर निकाल के रख देता है, जिसकी वजह से क्रिस और उसके बेटे को एक रात टॉयलेट में गुजारनी पड़ती है। मतलब क्रिस ने अपना ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया था, होमलेस हो चुका था अभी क्रिस, और उसके बेटे को टॉयलेट में सोना पड़ रहा था। हालांकि हर दिन ऐसा नहीं होता कि वो टॉयलेट में सोया, वो कुछ दिन किसी पब्लिक प्लेसेस पे भी जाके सोया जहाँ पे उसे एक सेट टाइम पे पहुँचना पड़ता था। तो काफ़ी भाग दौड़ उसने जीवन में करी। पहले बेचारा जाके इंटर्नशिप करता था, उसके बाद सेल्स करता था, फिर भाग भाग के टाइम पे किसी भी तरीके से सोने के लिए, बच्चे को नहलाने के लिए।
उस टाइम पे उसे पहुंचना पड़ता था उस पब्लिक प्लेस पे। इंटर्नशिप का जो इंटरव्यू था वो तो उसने निकाल लिया था, बट इधर जॉब पाना इतना मुश्किल था कि सिर्फ 20 में से एक ही बंदे को जॉब मिलेगी। और वो काफ़ी ट्राई करता है, काफ़ी लोगों को कॉल्स करता है, काफ़ी क्लाइंट्स एक्विजिशन करने का ट्राई करता है, बट शुरू शुरू में उससे हो नहीं पाता। और कभी कभी तो शायद उसको खुद पे भी डाउट होता है, बट ही कंटिन्यूज एनीवे, क्योंकि और कोई ऑप्शन था भी नहीं उसके पास। तो वो जैसे तैसे करके अराउंड 39 क्लाइंट्स कंपनी को ला के दे देता है। और उसके बाद होता है एक टेस्ट। 2 लोग सबसे पहले टेस्ट को सबमिट करते हैं, उसमें से एक होता है क्रिस, एक होता है दूसरा बंदा। क्रिस के सबमिट करने का सिर्फ एक लौता रीज़न ये नहीं था कि उसने जल्दी टेस्ट कर लिया था, बट एक और रीज़न ये भी था कि उसको जाना था यार, अपने बच्चे की टेक केयर करने जाना था, तो वो जल्दी से सबमिट कर देता है। फिर वो 2 लोग साथ में लिफ्ट में जा रहे होते हैं जो अर्ली सबमिट कर देते हैं वो टेस्ट। तो क्रिस उसको बोलता है कि आपको वो लास्ट वाला क्वेश्चन हार्ड नहीं लगा, वो जो लास्ट में ऐसे का क्वेश्चन था। तो वो जो बंदा होता है जिसने क्रिस से भी पहले सबमिट किया था या फिर अराउंड क्रिस के साथ ही सबमिट किया था, वो बोलता है कौन सा क्वेश्चन? तो क्रिस बोलता है लास्ट पेज पे भी एक क्वेश्चन था, आपने देखा नहीं? देन उस बंदे को रियलाइज होता है, क्रिस को नहीं, जो जिस बंदे से वो बात कर रहा था उसको रियलाइज होता है कि उसने एक क्वेश्चन मिस कर दिया है। और शायद इसी वजह से व्हाट डू यू थिंक क्या हुआ होगा? क्रिस का सिलेक्शन हो जाता है, इतनी कोशिशों के बाद उसे एक जॉब मिल जाती है। एंड दिस वाज द बेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ। इतनी कोशिशों के बाद, इतनी नाकामियों के बाद फाइनली ही वाज एबल टू अचीव समथिंग। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो कुछ साल जॉब करता है और उसके बाद वो अपनी फर्म स्टार्ट कर देता है स्टॉक ब्रोकर्स की। और उस फर्म को बेचने के बाद क्रिस मिलीनियर बन जाता है। तो इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। फर्स्ट थिंग इज कि यार कभी कभी यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, बट कुछ नहीं हो रहा होता, कुछ नहीं हो रहा होता आपसे। और उसके पीछे की वजह ये होती है कि जो आपने सोचा होता है शायद वो आपके लिए था ही नहीं, भगवान ने आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ आपके लिए सोच के रखा होता है। तो पहली सीख तो यही थी इस कहानी से। सेकेंड थिंग वॉज कि क्रिस वॉज वेरी वेरी रेजिलियंट। क्रिस इतना ज़्यादा रेजिलियंट था कि भाई वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। किस्मत उसको हर बार कोशिश कर रही थी कि क्रिस हार मान जाए। क्रिस के पास हजार वजह थी हार मानने की, बट उसने अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोया, वो ऑलवेज रेजिलियंट रहा एंड एट द एंड ही वॉन। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरी समरी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।